बात करते हैं सीबीएसई के नए फॉर्मूले की, जिसके बाद इंतजार है रिजल्ट का। तो देश में 12वीं के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों के 12वीं के मार्क्स कैसे तय होंगे, इसके फॉर्मूले का इंतजार किया जा रहा था। वही फॉर्मूला अब सामने आ गया है। क्या है ये फॉर्मूला, कैसे मिलेंगे नंबर, सब आपको बताएंगे। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको कि आगे दरअसल में होगा क्या। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस साल 12वीं के छात्रों का रिजल्ट इस बात पर तय होगा कि उनका 10वीं और 11वीं में परफॉर्मेंस कैसा रहा। सीबीएसई की 13 सदस्यीय कमेटी ने जिस फॉर्मूले पर मुहर लगाई है वो 30-30-40 के आधार पर काम करेगा। आसान शब्दों में कहें तो 10वीं के क्लास में जो मार्क्स छात्र को मिले उसका 30% वेटेज होगा। 11वीं के क्लास में जो मार्क्स मिले उसका भी 30% वेटेज होगा। 12वीं के यूनिट टेस्ट या मिड टर्म या प्री बोर्ड में मार्क्स का 40% वेटेज होगा। तीनों क्लास में छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी 12वीं की मार्कशीट तैयार होगी। नहीं सर, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सर ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं। अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता है सर। और 10th में जिस बच्चे के नंबर कम आए होंगे सर उसका फिर उसके लिए भी तो अभी प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा उसके बेस पे सर। ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सवाल ये है कि 10वीं के मार्क्स का मूल्यांकन कैसे होगा, 11वीं के मार्क्स का मूल्यांकन कैसे होगा, इसे भी आसान शब्दों में समझिए। 10वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 सब्जेक्ट में छात्र के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। 11वीं क्लास के फाइनल एग्जाम में जो थ्योरी पेपर्स के मार्क्स छात्रों को मिले उनका 30% वेटेज होगा। वहीं 12वीं क्लास में प्री बोर्ड के मार्क्स को 40% वेटेज दिया जाएगा। जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं, तो एक स्कूल भी जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है, 30%। डिसीजन तो सही लिया होगा उनने अपने हिसाब से, पर 11th के हिसाब से बहुत ज़्यादा 30% बहुत ज़्यादा ले लिया उनने, क्योंकि 10th और 12th में प्रेशर रहता है बच्चों को परसेंटेज का, तो फिर 12th एंड 12th में वो ज़्यादा फोकस करते हैं। 12वीं के बच्चों का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आ जाएगा। जो छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आज सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फॉर्मूला रखा है। रिजल्ट तय करने के लिए हर स्कूल में रिजल्ट कमेटी बनेगी जिसमें 5 सदस्य होंगे। मार्क्स का क्राइटेरिया दिया है, इससे जस्टिस बच्चों के साथ नहीं हो पाएगा। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जैसे प्री बोर्ड और 11th क्लास, इनको दोनों को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं और थोड़ा केयरलेस रहते हैं, जिससे कि अपना परफॉर्म अच्छी तरह नहीं कर पाते। जहाँ तक बात 10th क्लास की है, 10th क्लास में ऐसे बच्चे देखने में आए हैं कि जिनका 10th में परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और 12th में वो बहुत एनहांस कर जाते हैं। इसलिए ये तो सिर्फ अब आंकड़ों का खेल है कि भी किस तरह से किया जाए, किस तरह बच्चों को पास मार्क्स दिए जाएं। मेरी तो एक कहना और है कि अगर जो इस क्राइटेरिया के बाद जो बच्चे 50% से अबव हों उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस साल करीब सभी कक्षाओं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्योंकि 12वीं के मार्क्स कॉलेज में एडमिशन और बाकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा का आधार होता है। इसलिए मार्क्स तय करने के फॉर्मूले पर 12वीं के हर छात्र और उनके अभिभावकों की नजर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो केंद्र सरकार के इसी फॉर्मूले पर, सीबीएसई के इसी फॉर्मूले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संतोष जताया है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि अगले साल की तैयारियां भी अभी से हो जाएं ताकि अफरा तफरी ना मचे। हालांकि मनीष सिसोदिया ये बयान पहले भी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल की तैयारी पहले से करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना इस देश से खत्म होने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, सुनिए जरा।
कॉलेज के एडमिशन तो अब जब अगर ये जुलाई के एंड तक रिजल्ट दे देते हैं तो कॉलेज के एडमिशन तो फिर उसी मार्कशीट के आधार पे हो ही जाएंगे। और जहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ आई एम श्योर कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी कोई ना कोई अल्टरनेट निकालेंगे। साथ साथ जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो चाहे 10वीं के बच्चे हैं, जो 12वीं के बच्चे हैं, उनके बारे में भी अगर फैसला अभी कोई ले लिया जाता, टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दी जाती तो अच्छा होता, उसका प्रोग्राम आ जाता। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये साल तो हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, राज्यों की मांग पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये काम अब अगले साल के लिए भी कर देना चाहिए। अगले साल भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नॉर्मल सिचुएशन में ये साल बीतेगा। तो अगले साल अचानक हम मार्च में बैठ के फिर अफरा तफरी मचा रहे होंगे, फिर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट जा रहा होगा, फिर बच्चे चिल्ला रहे होंगे, फिर राज्य कह रहे होंगे भाई कुछ जल्दी डिसीजन लो। तो अभी से एक प्लान बना देना चाहिए। और ऑनलाइन अगर पार्शली स्कूल खुलते हैं, पार्शल स्कूल कैसे खुल सकते हैं, उसमें मान लीजिए खुलते हैं तो उस वक्त कैसे असेसमेंट हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे और कैसे प्रोजेक्ट सबमिट होंगे, इन सब की एक योजना कोरोना की रियलिटी को स्वीकार करते हुए, पेंडेमिक की सिचुएशन की रियलिटी को स्वीकार करते हुए अभी इस साल जारी कर देनी चाहिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर ओंकार सिंह हैं, आप पूर्व वाइस चांसलर हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ ज्योति गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, आप प्रिंसिपल हैं डीपीएसजी के। हमारे साथ भावना शिक्षार्थी जुड़ चुकी हैं, आप पूर्व उप शिक्षा निदेशक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल ज्योति गुप्ता जी आपसे, सही फैसला, सही फॉर्मूला सीबीएसई का? इस फॉर्मूला से मैं ये कहूंगी कि सब लोग शायद हो सकता है खुश ना रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम सुन भी रहे थे बच्चों के माध्यम से कि 10th में उन लोगों ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 11th में बहुत सीरियस नहीं रहे हैं, 12th के प्री बोर्ड्स तक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं करी है। तो कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे रहेंगे जिनके लिए कि ये रिजल्ट ठीक नहीं रहेगा, पर सब कुछ देखते हुए, मतलब आज की सिचुएशन देखते हुए, एक क्रेडिबल रिजल्ट लाने के लिए इससे बेहतर फॉर्मूला नहीं हो सकता था। क्योंकि कोई भी अगर सीबीएसई अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है और उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है, तो उसके लिए एक क्रेडिबल रिजल्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए 10th का जो एग्जाम बच्चों ने दिया है, एक इंडिपेंडेंट जो सीबीएसई ने एग्जाम लिया है और बच्चों ने दिया है, उसका इसमें शामिल होना बहुत जरूरी था। 11th का जो है, क्योंकि बच्चे वही सब्जेक्ट्स 11th में भी पढ़ते हैं और 11th का पूरा साल बच्चों ने अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स भी दिए हैं, यूनिट टेस्ट भी दिए हैं और फाइनल एग्जामिनेशंस भी दिए हैं, जो कि 12th में काफी बच्चे जो हैं ऑनलाइन भी नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए जो फॉर्मूला निकाला है 10th, 11th और 12th तीनों को मिला के, कि अगर 12th में कुछ बच्चे नहीं भी दे पाए, अगर उन्होंने 11th और 10th अपना अच्छे से किया है, तो बच्चे पार हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, आप कह रही हैं कि मौजूदा वक्त के लिहाज से ये सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता था जो सीबीएसई ने फॉर्मूले के तौर पर दिया है। लेकिन प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, क्या हायर स्टडीज के लिए, क्या एडमिशन के लिए बच्चों की जो मेरिट बनेगी इस रिजल्ट के आधार पर, उससे कहीं क्या मुश्किलें उनकी बढ़ जाएंगी या बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होने वाली है? देखिए, जो अंकों के आधार पर मेरिट बनाने की बात है, तो निश्चित रूप से ये 30% और 40% का जो फॉर्मूला है, इसमें बच्चों को, अच्छे बच्चों को हो सकता है उनका ड्यू ना मिले और कुछ बच्चों को अनड्यू मिल जाए। इस बात को कोई भी आप मैथमेटिकल एंटिटीज कंसीडर करके असेस कर सकते हैं। ये बड़ी साधारण सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जहाँ तक हायर एजुकेशन में एडमिशन की बात है, यदि वो एडमिशन की प्रक्रिया अपने टेस्ट के माध्यम से होती है तो उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है और न किसी को निराश होना चाहिए, क्योंकि जब अब टेस्ट के आधार पर प्रवेश होगा तो स्वाभाविक तौर पर बच्चे की अपनी प्रतिभा के आधार पर ही उसकी मेरिट तैयार होगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बेहतर विकल्प ये होगा कि एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर हायर स्टडीज में एडमिशन लिए जाएं, मेरिट के आधार पर ना लिए जाएं। लेकिन भावना शिक्षार्थी जी, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनका ये भी मानना है कि अगर 10th को वेटेज ज्यादा मिलती 11वीं के मुकाबले तो शायद बेहतर होता, क्योंकि 11वीं में बच्चे उतने ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं जितने कि 10वीं और 12वीं में होते हैं। देखिए, 10th का 30% जो किया गया है वो गलत नहीं किया गया है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम था इनका, है ना।
और 11th और 12th के जो मार्क्स का 30-40% किया गया है वो सेम सब्जेक्ट्स उनका 12th में भी है, तो बच्चों का कोई नुकसान आज सच नहीं है। और जितनी भी आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़ रही हैं सब में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई है, तो ये इन अ वे कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है कि हम 10th का भी ले रहे हैं, 11th का भी ले रहे हैं और 12th का प्री बोर्ड ले रहे हैं जी, है ना जी। तो पॉलिसीज़ देखें उस हिसाब से निर्णय सही है, लेकिन ये कि पैंडेमिक सिचुएशन के देखते हुए कुछ ना कुछ तो इस तरह का फॉर्मूला बनाना ही था। या तो हम 0 सेशन डिक्लेयर करते, उसमें सारे बच्चों का लॉस होता। अगर 0 सेशन डिक्लेयर हो जाता तो सब बच्चों का लॉस होता। उस लिहाज से बिल्कुल, लेकिन ज्योति जी दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर छात्र छात्रा चाहते हैं, ज्यादातर चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो, वहां पर मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन। आपको लगता है कि हायर स्टडीज के लिए एक पॉलिसी बनाने की भी जरूरत है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट पर फोकस किया जाए, ना कि मेरिट पर, मौजूदा पेंडेमिक की सिचुएशन में? जरूर, मतलब उसकी बात भी हो रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे, ताकि जो एक 12th का रिजल्ट होता है वो एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है और स्कूल लीविंग रिजल्ट है, वो दैट इज द कैप ऑफ ऑल द 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो कि बच्चे ने एक स्कूल में ली होती है। तो हायर एजुकेशन में जब बच्चे जाते हैं, जब साइंस के लिए या लॉ के लिए या मेडिकल के लिए अगर एंट्रेंसेस होते हैं, तो लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज के लिए और कॉमर्स के कोर्सेज के लिए भी कहीं ना कहीं एंट्रेंस की जरूरत तो है। और इसकी बात भी हो रही थी, शायद अगले साल से उसको इम्प्लीमेंट भी करना था, एनटीए को एग्जामिनेशंस लेने भी थे, DU-ZAT के तो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस होते हैं, उसी तरीके से सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी एंट्रेंस हो जाना चाहिए और दोनों को 12वीं के रिजल्ट्स को और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को डी-लिंक कर देना चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में भी सीरियसली पढ़ें और आगे जाके कॉलेज के लिए भी वो अपनी एंट्रेंसेस को तैयारी रखें उनकी। बट उसका जो बेसिस होना चाहिए वो क्लास 12th के एग्जामिनेशंस या क्लास 12th का सिलेबस ही होना चाहिए, जैसे जेई और नीट के लिए होता है। उससे क्या रहेगा, अगर हम वो नहीं रखेंगे लिंक, तो बच्चे स्कूल के बजाय कोचिंग सेंटर में ज्यादा जाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं लिंक भी जरूरी है। और मेरिट जो कि स्कूल्स का तय हुआ है, जहां प्राइम मिनिस्टर ने अपना इतना ट्रस्ट रिपोज किया है इंटरनल असेसमेंट्स के और स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स पे, तो कॉलेजेस को इस साल जो है वो मेरिट के बेसिस पे जाना चाहिए। और जो फॉर्मूला सीबीएसई ने बनाया है एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तौर पे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस तो एक्सटर्नल हुए ही हैं, साथ में जो 10th का है 30%, वो भी एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, वही एक डिफरेंशिएटर की तरह से काम करेगा। ज्योति जी, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा, बेहद अहम बात आप कह रही हैं और आपसे समझूंगा कि जो स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके मन में किस तरीके के सवाल हैं और क्या उन सवालों को एड्रेस यहां पर किया जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, इस रिजल्ट के बाद वो स्टूडेंट्स जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, क्या आपको लगता है कि उनको किसी तरीके की दिक्कतें होने वाली हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक विदेश में जाने की बात है, विदेश में 12वीं के जो ओवरऑल ग्रेड का वैल्यूएशन की बात है, तो स्वाभाविक तौर पर जो आज की परिस्थिति है और यदि हम इसको विगत वर्षों से कंपेयर करेंगे, तो जो हमारी क्रेडिबिलिटी है इस साल के मार्कशीट की वो नहीं है जो कि पिछले वर्षों के मार्कशीट की रही होगी। तो विदेश में जाने पे जिन विश्वविद्यालयों में सैट के आधार पर या उनके अन्य प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होते हैं, वहां पर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा इस साल की जो बिना परीक्षा के जो हम ग्रेड्स अवार्ड करेंगे, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कमियां हमेशा रहेंगी, ऐसी कोई नहीं बन सकता जिससे हर एक को सेटिस्फाई किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन भावना जी, क्या हम उम्मीद करें कि स्टेट, चूंकि स्टेट्स को भी फैसला लेना है, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, क्या बाकी राज्यों के बोर्ड भी इसी तरीके के फॉर्मूले पर अब काम करने वाले हैं? देखिए अनुराग जी, निर्णय तो बोर्ड्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल अनफोर्सीन सिचुएशन है ये। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे सामने कभी कोई एक वर्ष ऐसा आएगा कि हम बच्चों को बिना पढ़ाए ग्रेड्स दे देंगे या
कंटिन्यूस इवैल्यूएशन को मानते हुए 10th 11th और 12th के प्री बोर्ड्स के बेसिस पर हम उनको पास कर देंगे। तो ये अलग सी सिचुएशन है और हर स्टेट को इस तरह का निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड सेंट्रल ने लिया है। तो ये तो 12th के बाद बच्चे जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यूपी का बच्चा यूपी में ही पढ़े, है ना, या महाराष्ट्र का बच्चा महाराष्ट्र में ही पढ़े। तो हर बोर्ड को ये निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और भावना जी, संक्षेप में अगर आप बता सकें, अगर मैं 12th का स्टूडेंट हूं और मैं इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हूं, मैं दोबारा एग्जाम देना चाहता हूं, क्या ये संभव हो पाएगा, क्या ये आसान हो पाएगा, और क्या इससे मेरी जो आने वाली साल है उस पर किसी तरीके का कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? देखिए, अगर कोई एग्ज़ाम लेना चाहता है और एग्ज़ाम्स की व्यवस्था की जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बात हम और बता दें कि इतना आसान नहीं है कि हम कोविड से नियर फ्यूचर में पार पा सकें, है ना। ये हम नहीं कह सकते कि जुलाई अगस्त, मान ली हमने निर्णय ले लिया कि 1 जुलाई से स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, टीचर्स के लिए ही सही, लेकिन अभी हम जानते हैं कि 3rd वेव आनी है। बिल्कुल, 3rd वेव में क्या सिचुएशन होती है, तो ऐसे में अगर हम कोई निर्णय ले लेते हैं तो शायद उस निर्णय को फिर परिवर्तित करना पड़ सकता है। लेकिन ज्योति जी, जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, 12th में हैं, उनके मन की बात क्या है जो आपसे उन्होंने साझा की हो, और क्या वो एड्रेस हो पाई है इस फॉर्मूले में? जी, बच्चे अभी हमारे पास स्कूल में ही हैं, इधर ही हैं, और उनमें से कुछ बच्चे, उनको लग रहा है कि ठीक है, बट ज्यादातर बच्चों को लग रहा है कि ये फॉर्मूला उनके लिए नुकसानदायक है। और अगर वो दे सकें, क्योंकि कुछ बच्चे जो विदेश जा रहे हैं उनको विदेश के लिए अब जाना है, निकलना है, और उनको ये लग रहा है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने का और दोबारा एग्जाम देने का। और उनका ये भी कहना है कि हमें पता है कि अगर हम इम्तिहान देंगे तो हमारे ज्यादा नंबर आएंगे। अब कितने बच्चे उस चीज का एक चांस लेते हैं वो देखना पड़ेगा एक दफा पूरा रिजल्ट जब तैयार होएगा, क्योंकि जो अभी गाइडलाइंस आई हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिंप्लीफाइड नहीं है। वो मतलब एक स्कूल अपना एक फॉर्मूला बना के पूरा सब बच्चों के लिए नहीं रिजल्ट निकाल सकता, एक एक बच्चे के रिजल्ट के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, इतना आसान नहीं है, अलग-अलग वेटेजेस इतना आसान नहीं है इस फॉर्मूले को भी अमल में लाना, और उस फॉर्मूले के अमल में आने के बाद भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके जहन में कुछ सवाल होंगे, लेकिन क्या यही एक विकल्प था मजबूरी के दरमियान? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।